जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज से आपको कुछ नया कंटेंट मिलेगा। नया कंटेंट इसलिए क्योंकि अभी कल ही आपका संडे के दिन 16 जून को यूपीएससी का पेपर हुआ और उस पेपर में हमने देखा कि जितनी भी चीज़ें आपको करंट में बताई गई थी, चाहे वो यूनेस्को साइट्स हों, चाहे वो पॉलिटी के लेक्चर हों, जो भी पढ़ाया गया था उनमें से क्वेश्चंस आए थे। जब क्वेश्चंस आए थे और वो कुछ इस तरीके से थे कि कुछ में तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो फैक्चुअल थे कि कौन सा यूनेस्को साइट्स अभी शामिल किया गया है 2023 में, कौन सा 2022 में शामिल किया गया, या कौन कौन सी गिवन ऑप्शंस में कौन कौन सी यूनेस्को साइट्स के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़, चाहे वो मूर्त विरासत हो चाहे अमूर्त विरासत, यूनेस्को से ही दो क्वेश्चन थे। फिर जो है पॉलिटी की अगर बात ले लें तो पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चंस जिनके कि लेक्चर आपके पास आ चुके हैं। पॉलिटी में हर फ्राइडे को पॉलिटी का एक लेक्चर आता है किसी एक टॉपिक का, और वो सिक्वेंसली चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जा करके गो थ्रू कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको आसानी से पता रहें। जैसे पॉलिटी का मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि एक ही आया था कि जो 72वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से कौन सी 3 भाषाएं वो जोड़ी गई थी 1992 में। तो मैंने आपको कोड बताया था KNM, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, वो उसमें ऑप्शन में था। तो इस तरीके से अभी मैंने पूरा डिटेल में नहीं देखा, लेकिन हाल फिलहाल जो मुझे कहीं से पिक्स मिली वो मैं जो है देख चुका हूँ। तो वो मैं आपको कल या एक दो दिन में आपको डिस्कस करूँगा। इस सीरीज को लाने का ये पर्पज़ था, आज से ये स्टार्ट हो रही सीरीज। देखिए, डेली तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि डेली में जो है इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं। डेली आप किसी से भी करंट अफेयर्स जाकर करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जिससे भी आपको फॉलो करना है, जिसको भी फॉलो करना है, जिससे भी पढ़ना है, बस किसी एक सोर्स से पढ़िए। मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स दूंगा। उसमें क्या होगा वीकली करंट अफेयर्स में कि पूरे वीक में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई और क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या हमें स्टैटिक सोर्स से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लें। उससे क्या होगा पूरे वीक का आपका आधे घंटे में, आधे घंटे पौन घंटे में हो जाएगा, 40 मिनट 45 मिनट में सारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। लगभग 2 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे पूरे वीक के। तो पूरे मंथ के कितने पेज में बनेंगे? 8 पेज में नोट्स। उसके बाद जो हमारा करंट का टॉपिक जो कि मेंस पर्सपेक्टिव वे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो हम करंट अफेयर्स में डेली का डेली आपको डिस्कस कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। जब आपको रिवीजन करना हो वही 2 पेज उठाइए और रिवाइज कर लीजिए। एटलीस्ट वन लाइनर क्वेश्चन तो आपके सही हो ही, ठीक है। और अगर आप कुछ अपने से भी मेहनत कर लेंगे, मतलब करंट प्लस स्टैटिक की, अगर करंट में ये चीज़ आ चुकी है तो इससे रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें क्या क्या हैं ये आप देख लेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, किसी और सोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो मैं भी इस प्रतियोगिता का छात्र रह चुका हूँ, तो इस वजह से जितना भी हमें समझ में आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी ना विशेषज्ञ मैं हूँ, अपने को ना कह रहा हूँ और ना हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सीख आप भी रहें, सीख हम भी रहें। कुछ गलती अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वो आपको वेरीफाई किया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है 1 से लेकर के 7 जून तक जो भी आपका करंट अफेयर्स में चीज़ें थी वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक 1 या 2 दिन बाद 7 जून से लेकर के 14 या 15 जून तक जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में रही होंगी 8 से लेकर के 15 तक वो डिस्कस हो जाएगा। फिर इसी तरह पूरे मंथ में 4 लेक्चर ही आपको मिलेंगे और चीज़ें आपका 4 लेक्चर में ही पूरे मंथ का कवर हो जाएगा। आप पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और पढ़ाते समय भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अगर वो न्यूज में आती हैं तो उसको एक बार नोट कर लेना है। नोट इस वजह से कर लेना है क्योंकि अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एक तरफ दिए गए थे जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब झरना, एक तरफ दिया गया था एरिया, किस एरिया में है वो, और एक तरफ दिया गया था कि किस नदी पर बने हैं।
अगर आप ये और ये, मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था प्रपात जो भारत में हैं मुख्य मुख्य, उनका नाम और उन पर वो किस नदी पर स्थित हैं, वो अगर आप पढ़े होते तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। जैसे हुंडरू जलप्रपात पूछा गया था, ये पढ़े हैं, सुवर्ण रेखा। और सोरप्पा, वो जो है सारगोपा वाला जो शरावती नदी पर है, जिसको हाईएस्ट कह रहे हैं, सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम मैं शुरुआत कर रहा हूं वो ये, आंध्र प्रदेश में एक घाटी है, आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये घाटी हाल फिलहाल न्यूज में थी, जिसको बोलते हैं सियांग घाटी, सियांग वैली। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि सियांग वैली कहाँ पर है, तो आपको स्टेट ध्यान में रखना है, अरुणाचल प्रदेश। ये क्यों न्यूज में थी? यहाँ पर चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ना तो हमें उसके साइंटिफिक नेम में जाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ आप यहाँ पर ये देख लीजिए, लिख लीजिएगा कि चींटी की एक नई प्रजाति यहाँ पर खोजी गई, बस। ये न्यूज में क्यों थी, ताकि अगर आपसे ये भी पूछे कि हाल फिलहाल ये चीज़ डिस्कस की गई थी, ये कहाँ थी, कहाँ मिली थी, तो चींटी की अगर एक नई प्रजाति खोजी गई कहाँ, सियांग घाटी। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, एक पुरस्कार है जिसको बोलते हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी किसको मिला है? ये मिला है निमहांस। अब आपका काम क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना है, न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड है ये। ठीक, तो जरा इसको एक बार ध्यान में रख लीजिए, पुरस्कार इस क्षेत्र से रिलेटेड है। इसके बाद, इसके बाद कुछ टॉपिक्स हमने नोट कर रखे हैं, वो चीज़ें मैं आपको, क्योंकि टाइपिंग की फैसिलिटी है नहीं और उतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि हम 4 घंटे टाइप करें फिर आपको बताएं और मूवी की तरह आप देख लें, ऐसा कुछ नहीं। तेलंगाना हाल फिलहाल न्यूज में है, क्यों? ये इस वजह से क्योंकि 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ये नया राज्य बना था, स्थापना जून का ही हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 7 जून तक। अब हमें इससे रिलेटेड क्या क्या ध्यान में रखना है? इसकी अगर राजधानी की बात करूं तो क्या है राजधानी? हैदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है, और ये इसमें कहा गया था कि 10 वर्षों तक दोनों की राजधानी रहेगी। मतलब 2024, 2 जून 2024 के बाद आंध्र प्रदेश अपनी दूसरी राजधानी देखेगा, और वो क्या है? जनरली डिस्कस हो रहा है कि अमरावती को बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। हैदराबाद के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हैदराबाद के बारे में 3 चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या? इसको बोलते हैं बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा क्या है? वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा अभी हाल फिलहाल, मतलब 1-2 साल के अंतर पर, 2023 की बात है शायद, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, इसको एक पुरस्कार मिला था, प्राइज मिला था, कैपिटल ट्री सिटी का, तो पुरस्कार मिल चुका है हैदराबाद का। अब हैदराबाद को, अब ये आपको देखना है कि ये पुरस्कार कौन देता है। कोई विदेशी संस्था है वो देती है, जैसे डेनमार्क की संस्था है FEE, वो क्या देता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक वैसे ही
ये भी आपको ध्यान में रखना। हैदराबाद में फर्स्ट लाइफ साइंसेज में R&D के लिए जो क्लस्टर बना है इसको बोलते हैं जीनोम वैली। आनुवांशिक विषय से संबंधित जो रिसर्च संस्थान है वो भी हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, जीनोम लेबोरेटरी, जीनोम वैली भी इसे जीनोम वैली कहाँ है? हैदराबाद में। उसके बाद हैदराबाद में आपको दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है। आपने नाम सुना होगा गोलकुंडा, गोलकुंडा का किला भी नाम आपने सुना होगा और गोलकुंडा का मस्जिद भी सुना होगा। तो गोलकुंडा के पास ही है कोल्लेरू खदान, और यहीं से मिला था क्या? इसको बोलते थे क्या? गोलकुंडा को, गोलकुंडा को बोलते थे डायमंड कैपिटल ऑफ एंशियंट इंडिया, डायमंड कैपिटल ऑफ एंशियंट इंडिया, या एंशियंट वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत की जो डायमंड कैपिटल थी, हीरा की राजधानी, वो क्या थी? गोलकुंडा। और यहाँ पर ये कोलेरू खदान है, यहीं से वो हीरा मिला था जिसको कि ताज में जो है रखा गया था। कौन सा हीरा का नाम क्या है? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा यहीं से मिला। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये जानना। एक चीज और, जब हम प्राचीन की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पर और नोट कर लीजिए। वो क्या है? अगर आप 16 महाजनपद की बात करेंगे तो उसमें से एक महाजनपद, जो कि 6th सेंचुरी BC में एक महाजनपद था अश्मक, वो तेलंगाना में ही, वर्तमान तेलंगाना में ही था। अब आपका काम क्या है? 16 महाजनपदों को पढ़ना, अश्मक पढ़ना और अश्मक की राजधानी, बस यही इंपॉर्टेंट है। कौन सा महाजनपद था यहाँ से रिलेटेड और उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, ये काम यही है, करंट और स्टैटिक मिला लेना है, बस बात खत्म। रिसोर्सेज जितना कम से कम रखेंगे, सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना कम मटेरियल रहेगा उतना ज़्यादा बार रिवीजन हो पाए। दूसरा जो न्यूज में था वो था शाह पुरस्कार। शाह पुरस्कार, पहली बात तो जैसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है, वैसे ही शाह पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? 3 विषयों के लिए दिया जाता है। एक तो है एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, और तीसरा है मैथमेटिकल साइंस। ठीक, किसके द्वारा दिया जाता है? एक हांगकांग का है संस्था, शॉ फाउंडेशन, SHAW, शॉ फाउंडेशन, इनके द्वारा दिया जाता है। क्यों ये चर्चा में है? चर्चा में इस वजह से है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक भारतीय हैं जिनका नाम है, खगोलविद हैं वो, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो क्या है, सॉरी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीनिवास R कुलकर्णी। इनको दिया गया है एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में शॉ फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार। इस पुरस्कार को नोबेल ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
पूर्व का नो। ठीक, चलिए। हेलेन मैरी रॉबर्ट, इनका नाम क्यों लिख रहे हैं करंट में, क्यों जो है वो है हाल फिलहाल न्यूज में क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये पाकिस्तान की ईसाई महिला हैं। और आपने सुना होगा कि पाकिस्तान बताते तो हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन वो हम अल्पसंख्यकों का जो है पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, लेकिन बार बार रिपोर्टें वहाँ की ये कह रही हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के, मुस्लिम को छोड़ करके जो भी हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उनकी जनसंख्या में कमी आई है। जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है कि बेटियों को अगवा किया जाता है, जबरदस्ती शादी कराई दी जाती है, जबरन धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो उन्होंने अपनी इमेज सुधारने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इन ईसाई महिला को ब्रिगेडियर का पद दिया है सेना में। तो ये पहली ईसाई महिला है, अल्पसंख्यक महिला, जो कि ब्रिगेडियर के पद तक भारत पाकिस्तान की सेना में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। जब भी कोई महिला पहली बार किसी पद पर अपॉइंट होती है या कोई ऐसा काम करती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि महिला की बात पाकिस्तान की जा रही है, तो भारत भी पीछे क्यों रहे। भारत की पहली महिला राजदूत, जो कि आपने इनको कभी हमेशा गूगल पर टाइप करेंगे इनका नाम, तो हमेशा आपको इनको काफ़ी तेज तर्रार रूप से यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए इनको जाना जाता है। भारत की पहली महिला राजदूत जो विदेशों में भारत का पक्ष जो है, राजदूत हैं तो विदेशों में ही रहेंगे, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। इनका क्या है, ये सेवानिवृत्त हुई हैं हाल फिलहाल, तो अब ये यूएन के मंच पर नहीं दिखेंगी आपको बोलते हो, लेकिन इनका नाम याद रखिए। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन युद्ध का मामला हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो, हर मामले में भारत का पक्ष दृढ़ता से जिन्होंने रखा, रुचिरा कंबोज। ठीक, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके नीचे तो और कुछ नहीं है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। अब जरा चलते हैं 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, 400 पार का नारा दिया गया था, उसके लिए कई सारे मीम्स बने, लेकिन वो सब में हमें नहीं जाना है। हमें 18वीं लोकसभा के बारे में कुछ तथ्य जान लेने हैं कि क्या है। तथ्य ये है कि 18वीं लोकसभा में क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वो है लद्दाख, और सबसे छोटा क्या है, चांदनी चौक। आपको एक तथ्य तो ये ध्यान में रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा अगर हमें देखना है, तो तेलंगाना का, टीएल का मतलब तेलंगाना, तेलंगाना का मलकानगिरी, और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप, जनसंख्या के हिसाब से। ये चीजें आपको 18th लोकसभा का डाटा जरा ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे कम उम्र की महिला सांसद, सबसे कम उम्र की महिला सांसद वो हैं सांभवी चौधरी। कहाँ से, बिहार से। ठीक, आपको ये तथ्य ध्यान में रखना है। दूसरा तथ्य ये ध्यान में रखना है कि सबसे कम उम्र की महिला सांसद किसमें, आदिवासियों में।
ये कर्नाटक से हैं। आ, एक जिला है चेक्कोडी, वहाँ से हैं ये, उस क्षेत्र से। और इनका नाम, एक मिनट मैं जरा एक बार भूल रहा हूँ, क्लेरिफाई कर लेता हूँ। इनका नाम है प्रियंका जारकोती। प्रियंका जारको होती। ठीक। ये आदिवासी महिला हैं, कांग्रेस की सीट से जीती हैं। ठीक है। इसके लिए थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिएगा, ये क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? पान के लिए। यहाँ का पान फेमस है, शायद उसको जीआई टैग भी मिला है। जैसे बनारस का पान फेमस है, वैसे ये। ठीक है। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है वो ये, चीन का चांग-ई 6 मिशन, ये 2023 में भेजा गया था इस रॉकेट के द्वारा, लॉन्ग मार्च रॉकेट। तो अगर आपसे हाल फिलहाल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्ग मार्च किस वजह से न्यूज में था, ये क्या है, कोई पक्षी है, कोई वेधशाला है, किसी स्थान का नाम है, तो ये एक रॉकेट है जो चीन के इस उपग्रह, इस मिशन को चांद पर पहुंचाया था। ये सैटेलाइट कहाँ उतरा था? चांद पर। और चांद के कौन से एरिया में उतरा था? दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि पूरा का पूरा डार्क है। हमें चांद का एक ही भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। जो डार्क वाले पर उतारना, ये अपने आप में क्या है, एक साहस का काम तो है ही, क्योंकि ऊपर सैटेलाइट के लिए एनर्जी कौन देता है? सोलर सिस्टम। तो जब डार्क साइड हो जाएगा तो वहाँ पर सोलर सिस्टम भी काम नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें रिले सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। रिले सैटेलाइट क्या होते हैं? जैसे हाँ, दर्पण से एक, आपने देखा होगा अयोध्या में राम जी का तिलक जो हुआ, उसमें सन किसी मिरर पर पड़ रही, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पर, फिर उनके माथे पर। ठीक वैसे ही रिले सैटेलाइट काम करते हैं, सूर्य की रोशनी को कलेक्ट करके कहीं और रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर वो उनको एनर्जी देते हैं। ये सक्सेसफुल रहा मिशन। और अब ये हाल फिलहाल न्यूज में ये है, 2023 में तो न्यूज में इस वजह से था कि चीन ने इस मिशन को चंद्रमा के लिए अ, भेजा था। अब ये 2024 में न्यूज में ये है कि चंद्रमा पर सक्सेसफुली पहुंच करके वहां से 2 केजी जो चट्टान के नमूने हैं, मिट्टी है वहां से, वो ला रहा है, ये वापस ला रहा सकुशल धरती पर। इस वजह से ये न्यूज में। चीन और रसिया मिल करके इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर भी बना रहे हैं, ताकि 2030 तक मानवों को वहां पर पहुंचाया जा सके। कहाँ पर? चांद पर। ठीक। तो भारत का चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी है, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, गगनयान मिशन, मानव को भेजना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जरा ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा है करंट का न्यूज टॉपिक, वो है कंजर समुदाय। ये कंजर समुदाय क्यों चर्चा में है? ये राजस्थान का है। ये चर्चा में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर इस समुदाय में स्टैंप पेपर पर, जैसे जमीन की खरीद फरोख्त होती है, जब आप लैंड जो है या एग्रीमेंट कराएंगे या जमीन खरीदेंगे तो स्टैंप पेपर लगता है। स्टैंप पेपर क्यों लगता है? क्योंकि सरकार उस चीज़ की गारंटी लेती है। दो लोगों के बीच में समझौता हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही? गारंटी ले रही, वो स्टैंप पेपर दे रही। अब क्या है कि स्टैंप पेपर पर अभी तक एग्रीमेंट होते थे, रेंट एग्रीमेंट हो गया, दुकान का एग्रीमेंट हो गया, किसी चीज़ के लिए दो लोग अगर एग्री कर रहे हैं, मतलब अभी तक सारा चीज़ें केवल और केवल जड़ समूहों से, जड़ वस्तुओं से, जो चीज़ स्टैटिक है उससे खरीद फरोख्त से चल रहा था। लेकिन कंजर समुदाय में क्यों खास बात है कि कंजर समुदाय में इस स्टाम्प पेपर के द्वारा लड़कियों की खरीद फरोख्त होती। अब
यहाँ से मामला आता है मानव तस्करी का, कि कहीं से लड़कियां लाई गईं और उसके बाद उनको स्टाम्प पेपर के द्वारा बेच दिया गया, स्टाम्प पेपर के थ्रू, रिटन एग्रीमेंट के थ्रू। और ऐसा नहीं कि एक बार, उनका एक एग्रीमेंट होता है कि 1 साल तक इनके साथ रहेंगी, फिर उसके बाद जैसे ही 1 साल पूरा हुआ तो उसके साथ दोबारा संपर्क किया जाता है कि आप और वो शुल्क देंगे, अगले 1 साल के लिए टेनोर बढ़ाएंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए। अदरवाइज अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो वो लड़की वापस, जिन्होंने बेचा था, फिर वो दूसरे को बेचेंगे। मतलब मानो क्या हो गया, एक वस्तु की तरह खरीदा बेचा जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है अशिक्षा के कारण और गरीबी के कारण, इनके पास और कोई चारा नहीं है। तो यहां से मुद्दा आया मानव तस्करी का। अब यहीं पर एक संस्था का नाम आपने सुना होगा, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जैसे राष्ट्र नेशनल लेवल पर NHRC है, वैसे ही स्टेट लेवल पर SHRC है, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये दोनों क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं। 1993 के एक्ट के द्वारा ये दोनों बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संवैधानिक संस्थाएं। अब क्या हुआ, ओ सॉरी, सांविधिक संस्थाएं। ठीक, मान तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि मानव तस्करी किस सूची का विषय है। 3 सूची हैं संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये राज्य सूची का विषय है। पहली बात तो ये आपको ध्यान। दूसरी बात, इसके लिए NHRC ने क्या स्टेप लिए? NHRC ने कहा एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नोडल ऑफिसर हर एक राज्य में नियुक्त किया जाए। ईच एंड एवरी स्टेट, स्टेट हुआ, यूटी हुआ। और ये जो अधिकारी होगा, ये मिनिमम सेक्रेटरी लेवल, सचिव के स्तर पर, या पुलिस महानिरीक्षक, IG या DIG के लेवल का होगा, समकक्ष। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बालिकाओं की शिक्षा के लिए, उनके जीनोसाइड को रोकने के लिए क्या कर रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब चला रही है। और ये क्या कर रहे हैं? उसकी खरीद फरोख्त कर। तो कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं चलेगा। तो मेन मुद्दा इनका क्या है? गरीबी और अशिक्षा। अगर उसको, उसके लिए गवर्नमेंट काम करे तो ये क्यों बेचेंगे अपनी लड़कियों? ठीक है, अच्छा। NHRC की बात थी, तो NHRC में हमें ध्यान में रखना है कि विजया भारती सयानी, ये एक हाई कोर्ट की वकील है। कहाँ की? तेलंगाना की। उससे हमें मतलब नहीं है कि तेलंगाना की हैं कि तमिलनाडु की हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि NHRC के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। इसकी जगह इन्होंने ली है, पहले थे जस्टिस अरुण मिश्रा, उनकी जगह ये लिया है। ठीक है, अब यहीं पर आपको 2 चीजें तो पहले से ध्यान में रख लीजिए। पहले तो ये कि NHRC सांविधिक संस्था है, एक एक्ट के द्वारा बनी है 1993 में। ठीक वैसी SHRC बनी है। अब इसमें 2019 में कुछ संशोधन हुए। हमारे काम के स्टैटिक पोर्शन से सिर्फ यही है, एक तो ये कि संवैधानिक है या सांविधिक संस्था है, तो हम जान गए सांविधिक संस्था। उसके बाद क्या है कि ये जो संशोधन हुए 2019 में, ये संशोधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संशोधन इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद हाल फिलहाल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, डायरेक्ट आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा कि NHRC के बारे में, कार्यों को और प्रभावों के बारे में जानकारी दीजिए। दूसरा ये पूछ सकता है
कि एनएचआरसी सांविधिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। ठीक, तो पहले 2019 का संशोधन देख लेते हैं कि क्या है। 2019 के संशोधन में क्या किया गया? पहला तो अध्यक्ष की बात की गई। संशोधन के पहले अध्यक्ष के लिए क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया ये था कि कोई सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस ही इसका अध्यक्ष बनेगा। लेकिन संशोधन के बाद क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या सीजेआई, कोई भी सेवानिवृत्त सीजीआई सेवानिवृत्त पहले था या सुप्रीम कोर्ट के जज, ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो सीजीआई हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सेवानिवृत्त जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनमें से कोई भी अध्यक्ष के पद के लिए एलिजिबल था, एलिजिबल है। पहले ये नहीं थे, पहले ये थे खाली। ठीक है, संशोधन के पहले। दूसरी बात, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या में 1+5 है। 1 तो कौन हो गया? अध्यक्ष। और 5 कौन हो गए? सदस्य। 5 का भी बाइफर्केशन ऐसे लिखिए 2+3, और 3 में भी ऐसे लिखिए 1+2। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये जो 2 हैं ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये वर्किंग भी हो सकते हैं, मतलब कार्यरत या सेवानिवृत्त, कोई भी हो सकता है। तो ये हो गए मेंबर। थर्ड में क्या है? 1+2। इनमें से 1 एक महिला होनी चाहिए, फीमेल, लेडीज। और जो 2 हैं वो महिला हो भी सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 1 ये महिला होनी चाहिए। ये जो 3 मेंबर हैं ये मानवाधिकार संबंधी मामलों के जानकार होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हो गए 1+5। यहाँ पर और नहीं, एंड होगा, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक हाई कोर्ट के। ठीक है, 3 मानवाधिकार से संबंधित मामलों के जानकार होंगे, 3 में से 1 को महिला होना मस्ट है, मतलब एक फीमेल मेंबर होगा ही होगा। ठीक है, ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये किसके द्वारा नामित किए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति इनको क्या करेगा? अध्यक्ष के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाएगी। पदेन सदस्य में क्या है? पदेन सदस्य में लिखिएगा 4+3। 4+3 क्यों लिखे? क्योंकि 4 2019 के संशोधन के पहले भी थे ये 4 लोग। 2019 के संशोधन में 3 लोग एक्स्ट्रा ऐड हुए, तो पहले देख लेते हैं कि 4 कौन थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, और कौन था? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष,
और चौथा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ये चार के अध्यक्ष पहले भी थे, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर थे, पदेन सदस्य। तीन कौन नए ऐड हुए हैं? तीन में पहला ऐड हुए हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। दूसरे कौन ऐड हुए हैं? दूसरे हुए हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। और तीसरे कौन हुए हैं? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त। ठीक है, ये तीन चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चौथी बात, पहले इनका कार्य 5 वर्ष या 70 वर्ष मैक्सिमम, 70 वर्ष का मतलब 70 वर्ष आयु या मैक्सिमम 5 वर्ष कार्यकाल। अब क्या कर दिया गया? मैक्सिमम कार्यकाल 70 वर्ष ही रहा, 70 वर्ष की आयु तक, और या 3 वर्ष जो भी पहले होगा उसमें रिटायर हो जाएंगे। पहले ही 5 वर्ष था। ठीक। और पांचवी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रीअपॉइंट नहीं हो सकते। पहले रीअपॉइंट हो सकते थे। ठीक है, ये सारा स्टैटिक पोर्शन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपको पढ़ना था लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि 2019 में ये संशोधन हुआ था। इसके बाद एक संस्था FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2006 में बनी है। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, किसी एक्ट के द्वारा बनी है। ये संस्था क्यों न्यूज में है? इसने ये क्या किया कि सारी कंपनी को जो भी ड्रिंकेबल प्रोडक्ट बनाती हैं, जो ये कहती हैं अपने लेवल पर, ये लिखती हैं अपनी ड्रिंक प्रोडक्ट पर कि 100% जूस, नेचुरल जूस, चाहे वो संतरे का जूस बेच रहे हों, चाहे अंगूर का, चाहे पपाया का, या और किसी फल का, तो जो 100% वाला नेचुरल जूस वाला लेवल है, FSSAI ने कहा कि सभी लोग इसको हटा दीजिए, क्योंकि 100% जूस इतने दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसा मिलाते हैं, तो 100% नेचुरल आप मत लिखिए। तो 100% वाला लेवल इनको कहा गया, इसने संस्था ने कहा कि आप हटा दीजिए। ठीक है, तो ये संस्था थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में आपको मोटा मोटा देख लेना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार आपको कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए ताकि आपको ये पता रहे कि करंट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसका एक ही तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़िए, देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम किसान सम्मान निधि 2019 से शुरू है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आपने सुना होगा कि वार्षिक तौर पर 6,000 रुपए साल के मिलेंगे 3 किस्तों में, मतलब 2-2 हज़ार की किस्त हर चौथे महीने आएगी। ठीक है, ये योजना इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिहार, यूपी और राजस्थान, इनका सीक्वेंस ऐसे याद रखिएगा। इनमें किसान इस योजना से मुंह मोड़ रहे हैं, मतलब किसान इस योजना का जो लाभ पहले ले रहे थे वो लाभ क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? बिहार, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान। क्यों छोड़ रहे हैं वो मेंस का विषय होगा, लेकिन ये योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 2019 से शुरू है और ये इसका फीचर। जो गरीब तबके के किसान हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है,
जिनके पास भूमि का क्षेत्रफल एक निश्चित क्षेत्रफल से 1 हेक्टेयर रखा गया है, शायद 1 हेक्टेयर से कम है, तो उनको ये मिलेगा। हो सकता है जो छोड़ रहे हों वो इलीगल रूप से लाभ ले रहे हों और सरकार के द्वारा निगरानी की जा रही हो, इस वजह से हो सकता है वो छोड़ रहे हों, या कोई और कारण हो सकता है किसी और दूसरी योजना का लाभ उठा रहे हों जो है अ, इससे अच्छी हो। जैसे तेलंगाना की एक योजना थी रायतू बंधु, आपने 2-3 साल में अगर करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, पढ़ रहे होंगे तो ये इस योजना का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो मैंने बोला तो आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा एक वर्ड हाल फिलहाल न्यूज में था, वो था बायो कवर या मेथनोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बायो कवर क्या होता है? जैसे यहाँ पर कूड़े का ढेर पड़ा है, तो बायो कवर क्या करता है कि इसी कूड़े के ढेर से एक परत हम इसके ऊपर कुछ दूरी पर बिछा देंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि जो मेथेन का उत्सर्जन है उसको रोकने के लिए, तो इस ये जो हमने लेयर बिछाई इसी अपशिष्ट मटेरियल की, हम ये मटेरियल बाहर से नहीं लाए, यहीं से मटेरियल लिए और इसकी लेयर बिछा दी है, पूरी तरीके से क्लोज कर दी है, जो अभी इधर उधर कूड़ा का पहाड़ बिखरा पड़ा था। इससे क्या हुआ आपको पता होगा कि नॉन एरोबिक या एरोबिक जो है विघटन होता है, श्वसन होता है, अजैविक विघटन, अपघटन एक तरीके से, ये जो बैक्टीरिया है ये इस मेथेन को इसमें बदल देता है CO2 में। मेथेन CO2 से ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, तो मेथेन का उत्सर्जन हमने ना करके किसका उत्सर्जन किया? CO2 का। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है टर्म। ठीक है। इसके बाद ये इनका नाम तो सुनते ही होंगे, आए दिन इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा, अभी तक ऐसा हो रहा है। रफा क्षेत्र में गाजा के गाजा अगर उत्तरी साइड है तो रफा दक्षिणी साइड है मिस्र की सीमा पर, तो वहां पर क्या है? युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में। अब ये क्षेत्र, ये जो है फिलिस्तीन, आपने 2 स्टेट थ्योरी पढ़ी होगी, द्विराज्य का सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि किसके संदर्भ में लागू होता है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ। ये हाल फिलहाल न्यूज में इस वजह से था क्योंकि 145 सदस्यों ने इसको मान्यता दी, मान्यता दे रखी। 145 सदस्य कहाँ के हैं? जो 193 सदस्य UN में हैं, उनमें से 145 सदस्यों ने इसको मान्यता दे रखी है। मतलब इसको एक स्टेट के तौर पर, एक राष्ट्र के, एक नेशन के तौर पर माना जा रहा है, राष्ट्र के तौर पर। सबसे पहले किसने दी? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अल्जीरिया ने। अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है। यूरोप में सबसे पहले किसने दी? स्वीडन ने। दो 2014। अभी इसको मान्यता किसने दी? स्लोवेनिया ने। तो स्लोवेनिया, फिलिस्तीन, इजराइल, इनकी लोकेशन मैप में जरूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि मैप से क्वेश्चन अगर आए तो आप सही कर सकें। लायन टेल्ड मकाऊ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, बंदर की, लंगूर की, साइट्स की सूची 1 में आती है, और वन्य जीव अभ्यारण्य वो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी भी सूची 1 में आती है। ठीक। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है ये। यहीं से एक चीज और ध्यान में आ गया, करंट में था, एक हाथियों की संख्या, सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक, फिर आसाम, फिर केरल।
ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर न्यूज में क्या था, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इन्होंने ये हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करते हैं और 13 साल से लगातार फर्स्ट पर कौन है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ठीक। भारत IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली और फिर IISc। इनकी रैंक है 116 या 118, ये एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 118 है। इनकी रैंकिंग है 150 वर्ल्ड लेवल पर और इनकी रैंकिंग है 216, तो अंडर 500 यही तीन आ रहे हैं, ठीक। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि अगर मैं हायर एजुकेशन में देखूं, उच्च शिक्षा में देखूं, हायर एजुकेशन में, तो भारत वर्ल्ड में, विश्व में 7वें स्थान पर है और एशिया में 3रे स्थान पर। तो एशिया में पहले दो में कौन है, पहले दो में है जापान और फिर है चीन, ठीक है। ये थोड़ा डाटा, ये सब पॉइंट अगर आप पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो मेंस में आप बेटर तरीके से लिख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित आ गया, लिख दीजिए, ठीक। चलिए, अब 18वीं लोकसभा का चुनाव हो गया और जब जो है गठबंधन के द्वारा सरकार बनी, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है NDA की गवर्नमेंट बनी, तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार द्वारा, जो कि बिहार के CM रह चुके थे, उनके द्वारा क्या किया, मांग की जाएगी, विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जाएगी, या वो काफ़ी दिन से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं, इससे क्या प्रॉफिट उनको होगा और क्या ये संविधान में है या नहीं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है विशेष राज्य का दर्जा का, कोई प्रावधान नहीं। दूसरी बात हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब संविधान में नहीं है तो आया कैसे, ये आया 5वें वित्त आयोग के द्वारा। 5वां वित्त आयोग 1969 के द्वारा ये बताया गया। शुरुआत में 3 लोगों को मिला था, J&K, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम, इनको मिला था। क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, किस क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर ये दर्जा मिलता है। पहली बात, जहां जिस राज्य में आदिवासी जनसंख्या का जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक। जनसंख्या घनत्व बहुत कम हो, अधिकतर पहाड़ी और दुर्गम जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित राज्य को ये दिया जाता है, ठीक। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सीमाओं पर स्थित राज्य हैं उनको दिया जाता है। पांचवा क्या है, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन जहां हो, और ढांचागत पिछड़ापन मतलब उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जब पहाड़ी और दुर्गम स्थान है तो कहाँ तक डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। और 6th पॉइंट ये है कि जो राज्य का राजस्व है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक। तो राज्य राजकोष की
अस्थिर प्रकृति, कोई रिसोर्सेज ना हो तो फिर हमें क्या मिलता है, उस राज्य को विशेष दर्जा मिलता है। ये जो भी जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, जो पहाड़ी राज्य हैं, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब क्या हैं, विशेष राज्य के दर्जा इनको मिला हुआ है। अब बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं है तो बिहार को नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलता है तो उससे अननेसेसरी का और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी कहेंगे कि हमें भी दो, हमें भी दो, क्योंकि इसका मांग का कोई अंत नहीं है। अच्छा, इससे फायदा क्या मिल रहा है? इससे फायदा ये मिल रहा है कि सेंटर के द्वारा ज़्यादा वित्त दिया जाता है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, नॉर्मल राज्यों में 60 और 40 का रेशियो रहता है, 60 राज्यों का रहता है, 40 कहाँ से मिलता है, विशेष वो सेंटर से। लेकिन विशेष राज्य में क्या है, 9:10, 90:10। 90 किसका रहता है, केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 10 किसका रहता है, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी बात, इनको क्या है, जीएसटी में भी ज़्यादा अंश मिलता है, जो जीएसटी के द्वारा इनको जो राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की जाती है, उसमें इनका अंश ज़्यादा होता है। ये जो कर में छूट इनको मिलती है, ठीक, ज़्यादा पैसा इनको मिलता है योजनाओं के लिए, इस वजह से विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जाती है अधिकतर, ठीक। बस एक लाइन पर बात खत्म कर दीजिएगा कि सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन इनमें होता है, इन राज्यों में, ठीक है। इसके बाद क्या है, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये कहाँ हो रही है, ये कैलिफोर्निया के फिलाडेल्फिया में हो रही है। हाँ हाँ, फिलाडेल्फिया में, कैलिफोर्निया में ही लिखा, कैलिफोर्निया में एक जगह है सैन डियागो, वहाँ पर हो रही। क्यों, पर्पज क्या है, कोविड आया तो सारी सप्लाई चेन, सभी लोग किस पर डिपेंड थे, मैक्सिमम चाइना पर, और वहीं से कोविड की शुरुआत हो गई, तो सारी सप्लाई सप्लाई चेन क्या हो गई, बाधित हो गई। तो एक रेजिलियंट सप्लाई चेन विकसित करने के लिए बात की जा रही है, ताकि अल्टरनेटिव रहें एक पूरा के तरीके से, जैसे इंटरनेट में पूरा जाल बना हुआ है, कहीं से कोई भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक वैसे ही एक देश पर, एक चीज पर डिपेंडेंसी ना रहे। तो कोविड-19 से सीख लेकर के ये काम किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का आपने नाम सुना होगा, ये तीसरी बार जा रही हैं अंतरिक्ष में। दूसरी बात, अभी तक एलन मस्क की कंपनी थी स्पेस एक्स, वो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के गई थी। अब स्पेस एक्स के साथ एक नाम और जुड़ गया, बोइंग का। हवाई जहाज बनाती है कंपनी, रक्षा के क्षेत्र में फाइटर जेट भी बनाती है। तो बोइंग कंपनी का ने अब जो है ये मिशन वो किया है कि हम भी अपने उससे रॉकेट से अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे, ठीक। हाथी के लिए आपको बता ही दिए, ठीक है। अच्छा, अंकटाड की रिपोर्ट आई है, वैश्विक सार्वजनिक ऋण, ये लगभग पूरे वर्ल्ड का 97 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। भारत के क्षेत्र में बात करें, चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको, ये जो डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें ये पोजीशन है ऋण की। सबसे ज़्यादा ऋण किसके पास है,
किसके ऊपर है? चीन के ऊपर, फिर भारत, फिर ब्राज़ील, फिर मैक्सिको। भारत के उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि पब्लिक डेप्ट, सार्वजनिक ऋण टू जीडीपी रेशियो, ये इस समय है करीब 84% के आसपास। मतलब टोटल जीडीपी का लगभग 84% हमारे पास ऋण है। अब ऋण है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ब्याज भी उसका भर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। रामसर साइट्स, रामसर साइट्स इंडिया में टोटल कितनी थी? 75 थी। 5 लास्ट ईयर ऐड हुई, तो टोटल कितनी हो गई थी? 80। उनको मैंने करंट अफेयर्स में पूरा कवर किया था। इस 80 में भी दो डाटा ध्यान में रखिएगा। क्या? सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। कितनी? 14। उसके बाद किसका नंबर है? यूपी का। कितनी? 10। ठीक। अब दो और ऐड हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 82। अब आप अगर करंट अफेयर्स का मेरा लेक्चर कर रहे होंगे तो जो रामसर साइट्स का मैंने आपको बताया था कि इंडिया के मैप में ही दिखाना है, वो मैप खोल लीजिए और दूसरे पेन से, अगर उसमें आपने ब्लू पेन से लिखा होगा, ये 5 ब्लैक पेन से लिखा होगा, तो अब रेड पेन उठाइए और उसको लिखिए कि 2024 में ये दो साइटें और ऐड हुई हैं। ये दो साइटें ऐड हुई हैं बिहार की। बिहार, बिहार में अब टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 3। पहले की एक थी और दो ये और ऐड हो गई, तो टोटल कितनी साइट्स हो गई? रामसर साइट्स 3 हो गई। ये दो जो ऐड हुई हैं वो हैं नागी बर्ड लाइफ सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य, और नकटी बर्ड लाइफ सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य। ठीक। ये कहाँ है? ये बिहार के जमुई जिले में है। तो आप ऐड कर लीजिए। ठीक। लेटेस्ट बहुत पूछा गया है, क्योंकि अभी भी यूपीएससी के पेपर आप देखेंगे, कहा है कि यूनेस्को साइट्स जो 2023 में ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको बताए थे शांति निकेतन ऐड हुआ था। ठीक है। होयसल के मंदिर ऐड हुए थे, कर्नाटक के। ठीक। होयसल के मंदिरों से एक चीज़ और ध्यान में आया जो न्यूज में था, वहाँ पर हम्पी के पास एक है पंपा सरोवर। यहाँ पर न्यूज में ये था कि पंपा सरोवर के पास 2500 वर्ष पुराने शैलकृत चित्र पाए गए हैं। जैसे भीमबेटका की गुफा में शैलों पर चित्र बने हैं जानवरों के। ठीक। तो ये पंपा सरोवर हम्पी में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। दूसरा है तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन किसके लिए है? पानी और खाद्य सुरक्षा के लिए। किसके मध्य है? ये मध्य है भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच। मतलब भारत की तरफ से इसरो है और फ्रांस की तरफ से वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म ये है कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट से नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना? मैपिंग करना। ठीक। मोटा मोटा मैंने बता दिया, हर एक वर्ड का मुझे या तो ना तो ध्यान है और ना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कृष्णा मिशन आपको ध्यान में रखना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो भारत और फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग के द्वारा ये काम कर रहे हैं, जिससे पानी और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, बेटर मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्या ये पहली बार कर रहे हैं? नहीं। इससे पहले भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने, एक नाम सुना होगा मेघा ट्रॉपिक्स, मौसम से रिलेटेड ये सैटेलाइट था, उस पर भी इन्होंने साथ में काम किया। और दूसरा है अल्ताई मिशन करके है कुछ, 1 मिनट मुझे चेक करना है, मैं चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। सरल अल्तिका मिशन, सरल अल्तिका मिशन 2000 13-14 के आसपास।
इस मिशन में हाई इंफ्रारेड इमेजिंग जो सैटेलाइट लगाएंगे रिजोल्यूशन, ये 2026 में किस ऑर्बिट में स्थापित किए जाएंगे? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये ध्यान रखिएगा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक, में ये स्थापित किए जाएंगे सैटेलाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएन के 5 अस्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा, ये 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो एशिया से जापान था पहले, अब जापान की जगह कौन आया? पाकिस्तान। कॉन्टिनेंटल महाद्वीप की उसमें देखेंगे तो आपको लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि हर महाद्वीप के लिए सीट फिक्स है। जब मैंने आपको यूएनओ पढ़ाया है करंट अफेयर्स में, तो वहाँ पर जाकर के देखिएगा आप। जापान मतलब एशिया से कौन चुना गया? पाकिस्तान। इसने किसकी सीट लेगी? किसकी सीट लेगा? ये जापान की सीट लेगा। तो अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान 8वीं बार अस्थायी सदस्य बन रहा है। इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि 2021-22 में, 2021 से लेकर के 2023 तक, जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक कौन बना था? भारत अस्थायी सदस्य एशिया से। और भारत भी कितनी बार बना है? 8वीं बार। तो इनमें कंपटीशन था, तो इन्होंने भारत से कहा होगा कि हमें सपोर्ट कर दो या हमारे लिए कुछ सहयोग कर दो। तो भारत ने रिफ्यूज कर दिया कि हम सदस्य के तौर पर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम 2 साल पहले ही सदस्यता लिए हैं, तो पाकिस्तान को मिल गई सदस्य। तो दोनों का बराबर बराबर सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो एशिया से हो गए जापान, इसके बाद अफ्रीका से, अफ्रीका से एक कंट्री है मोजाम्बिक, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा, पूर्वी अफ्रीका में पड़ती है। तो मोजाम्बिक को कौन रिप्लेस करेगा? सोमालिया। सोमालिया का नाम सुने ही होंगे, सोमालिया के समुद्री डाकू बहुत फेमस है, ठीक। फिर आ जाता है साउथ अमेरिका, यहां से पहले कौन था? इक्वाडोर। इक्वाडोर की जगह कौन लेगा? पनामा, ठीक। फिर कौन आ रहा है? जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप में एक कंट्री थी माल्टा, माल्टा की जगह कौन आ रहा है? ग्रीस। और पश्चिमी यूरोप में एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, इसकी जगह कौन आ रहा है? डेनमार्क। तो ये जरा आपसे पूछा जाएगा कि कौन से 5 सदस्य अस्थायी तौर पर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 7 जून को, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में चीजें यही हैं, 1 जून से लेकर 7 जून तक जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब 1-2 दिन बाद हम लोग ये देखेंगे कि 8 जून से लेकर के 15 जून तक जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में देख लेंगे। आपके लिए सिर्फ 2 ही काम है, चीज़ों का रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, बस, ठीक है। धन्यवाद।